चलिए, एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसने 400 साल से भी ज्यादा दक्कन के दिल पर राज किया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने व्यापार के लिए रोम तक के दरवाजे खोल दिए और कला को एक बिल्कुल नई ऊंचाई दी। ये थे सातवाहन। लेकिन फिर अचानक इतिहास के पन्नों में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सोचिए, 4 सदियां, 400 साल का शासन, और फिर ऐसा लगा मानो वो बस हवा में ही कहीं गायब हो गए। ये सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, ये तो एक पूरे के पूरे युग का अंत था। सवाल ये है कि इतनी बड़ी शक्ति आखिर गई कहां? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन आखिर हुआ तो हुआ कैसे? चलिए, आज इस ऐतिहासिक रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं और सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनके पतन की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो अपने शिखर पर कितने ताकतवर थे। सातवाहन सिर्फ कुछ राजाओं का सिलसिला नहीं थे, उन्होंने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसने दक्षिण और मध्य भारत का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये वो पहले थे जिन्होंने दक्कन के बिखरे हुए इलाकों को एक साथ एक झंडे के नीचे लाया। उनके बंदरगाहों से रोमन जहाज़ों का आना जाना एक आम बात थी, और उनकी बनाई हुई गुफाओं में बौद्ध कला अपने चरम पर थी। असल में यही वो बुनियाद थी जिस पर उनका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर बहुत ऊंची इमारत की नींव में भी कहीं ना कहीं दरारें पड़ने लगती हैं। ये वही अंदरूनी कमजोरियां थीं जो बाहर से तो नजर नहीं आती थीं, पर धीरे धीरे साम्राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। पतन की कहानी की शुरुआत होती है नेतृत्व से। एक तरफ थे गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे शासक, और एक मजेदार बात, उनका नाम उनकी मां गौतमी के नाम पर था, जो उनकी एक बहुत ही अनोखी परंपरा थी। तो हाँ, उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। और फिर उनके बाद आए वो उत्तराधिकारी जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए, और जैसे ही सत्ता कमजोर हाथों में आई, स्थानीय गवर्नर ताकतवर होने लगे। उनका साम्राज्य कोई छोटा मोटा नहीं था, आज के कई राज्यों में फैला हुआ था। तो जब केंद्र में यानी उनकी राजधानी में शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तो दूर दराज के इलाकों पर कंट्रोल रखना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। पहले केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, इससे स्थानीय सामंतों, मतलब जो ताकतवर क्षेत्रीय शासक थे, उन्हें अपनी आज़ादी का ऐलान करने का मौका मिल गया। और जो साम्राज्य कभी एक हुआ करता था, अब वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। और जब घर अंदर से कमजोर होता है, तो बाहरी दुश्मन हमला करते ही हैं। सातवाहनों के लिए ये हमले सिर्फ तलवारों से नहीं हुए, बल्कि व्यापार के रुक जाने से भी हुए, जिसने शायद उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पश्चिम में मध्य एशिया से आए शक छत्रप एक लगातार बना रहने वाला खतरा थे। शासक नहपान जैसे दुश्मनों के साथ सालों साल जो युद्ध चले, उन्होंने सातवाहनों को बुरी तरह थका दिया। जीत तो उन्हें मिली, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। साम्राज्य का खजाना और सेना दोनों खत्म हो रहे थे, और फौजी चुनौतियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी आ खड़ा हुआ। सातवाहनों की पूरी अर्थव्यवस्था की जान थी रोमन साम्राज्य के साथ होने वाला व्यापार। जब रोम में ही संकट आया और ये व्यापार लगभग ठप हो गया, तो सातवाहनों का खजाना भी खाली हो गया, और इसने तो उनकी नींव ही हिलाकर रख दी। तो जब सातवाहनों का सूरज डूबा, तो उस खालीपन को भरा किसने? उनकी राख से वो कौन सी नई शक्तियां पैदा हुईं जिन्होंने दक्कन के आने वाले कल को एक नया आकार दिया? सातवाहन साम्राज्य के खंडहरों पर ही नए राज्यों का उदय हुआ। उत्तर में वाकाटक, पूर्व में इक्ष्वाकु और पश्चिम में अहीर। इन सभी राजवंशों ने सातवाहनों की विरासत को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया और उस इलाके के नए शासक बन गए। तो भले ही सातवाहन राजवंश खत्म हो गया, पर उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने दक्षिण भारत को एकता, समृद्धि और संस्कृति का जो तोहफा दिया, उसने आने वाली कई सदियों के लिए इस इलाके की तकदीर लिख दी। सातवाहनों की ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो आज भी उतना ही सच है। क्या हर महान साम्राज्य का यही अंजाम होता है, अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी दबावों के बीच पिस जाना? क्या इतिहास सच में खुद को बार बार दोहराता है? शायद इसका जवाब हमारे अपने वक्त में ही कहीं छुपा हो।